आज हम एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और अक्सर गलत समझे जाने वाले दिमागी विकार सिजोफ्रेनिया के बारे में बात करेंगे। हमारा मकसद है कि इससे जुड़ी जो आम धारणाएं हैं, जो मिथक हैं, उन्हें दूर किया जाए और इसके लक्षण, कारण और इलाज को आसान भाषा में समझा जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी सबसे बड़ी गलतफहमी से। अक्सर ये सवाल उठता है कि क्या सिजोफ्रेनिया का मतलब स्प्लिट पर्सनालिटी होता है? तो इसका सीधा और साफ जवाब है बिल्कुल नहीं। ये शायद सबसे बड़ी गलतफहमी है इस बीमारी को लेकर। देखिए, सिजोफ्रेनिया में इंसान का व्यक्तित्व नहीं बँटता, बल्कि उसकी सोच, उसकी भावनाएं और असलियत को समझने की क्षमता, इनके बीच का जो कनेक्शन है वो टूट जाता है। तो फिर सिजोफ्रेनिया असल में है क्या? इसे समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। सोचिए हमारा दिमाग एक ऑर्केस्ट्रा की तरह है और इस ऑर्केस्ट्रा का जो कंडक्टर है, जो हमारे विचारों, हमारी भावनाओं, सबको तालमेल में रखता है, वो अचानक काम करना बंद कर दे तो क्या होगा? हर तरफ बस शोर, कोई तालमेल नहीं, सब कुछ बिखरा हुआ। सिजोफ्रेनिया का अनुभव कुछ ऐसा ही होता है। अब बात करते हैं इसके लक्षणों की। सिजोफ्रेनिया के लक्षणों को बेहतर ढंग से समझने के लिए इन्हें दो मेन ग्रुप्स या श्रेणियों में बांटा गया है। ये दो श्रेणियां हैं, पॉजिटिव लक्षण और नेगेटिव लक्षण। अब यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। पॉजिटिव का मतलब अच्छा बिल्कुल नहीं है। पॉजिटिव का मतलब है सामान्य व्यवहार में कुछ ऐसी चीजों का जुड़ जाना जो पहले नहीं थी। जैसे ऐसी आवाजें सुनाई देना जो असल में है ही नहीं, जिसे हैल्यूसिनेशन कहते हैं। या फिर ऐसे पक्के यकीन होना जिनका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं, जैसे ये लगना कि कोई आपके खिलाफ साजिश कर रहा है। इसे डिल्यूजन कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ है नेगेटिव लक्षण, और इसका मतलब है सामान्य व्यवहार में से कुछ चीजों का कम हो जाना या खत्म हो जाना, जैसे खुशी महसूस करने की क्षमता का कम होना या किसी भी काम को करने की इच्छा ही खत्म हो जाना। पॉजिटिव लक्षणों का एक बहुत ही परेशान करने वाला उदाहरण है थॉट ब्रॉडकास्टिंग। जरा सोच कर देखिए, आपके मन में जो भी विचार आ रहा है, जो भी आपकी पर्सनल सोच है, वो किसी लाउड स्पीकर पर पूरी दुनिया को सुनाई दे रही है। ये डिल्यूजन हमें बताता है कि इस बीमारी में इंसान की असलियत की समझ किस हद तक बदल सकती है। तो सवाल उठता है कि आखिर सिजोफ्रेनिया होता क्यों है? देखिए, इसका कोई एक सीधा सा जवाब नहीं है। असल में ये जेनेटिक्स, दिमाग की केमिस्ट्री और हमारे आसपास के माहौल, इन सब का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है। अगर बायोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करें तो सबसे पहले आता है जेनेटिक्स। मतलब अगर परिवार में किसी को ये बीमारी रही है तो रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है। इसके अलावा दिमाग में डोपामाइन जैसे कुछ केमिकल्स का बैलेंस बिगड़ जाना या फिर जन्म से पहले बच्चे को पूरी ऑक्सीजन ना मिलना, ये सब भी इसकी वजह बन सकते हैं। जेनेटिक्स का असर कितना बड़ा है, ये आप इन आंकड़ों से समझ सकते हैं। आम लोगों में सिजोफ्रेनिया होने का खतरा सिर्फ 1% के आसपास होता है। लेकिन अगर किसी के माता या पिता में से किसी एक को ये बीमारी है, तो ये रिस्क बढ़कर सीधा 13% हो जाता है। और अगर किसी का आइडेंटिकल ट्विन यानी जुड़वां भाई या बहन इससे जूझ रहा है, तो दूसरे ट्विन के लिए ये रिस्क लगभग 50% तक पहुंच जाता है। ये बहुत बड़ा नंबर है। बायोलॉजी में ही एक बहुत अहम थ्योरी है जिसे डोपामाइन हाइपोथेसिस कहते हैं। आसान शब्दों में कहें तो हमारे दिमाग में डोपामाइन नाम का एक केमिकल होता है जो हमें अच्छा महसूस कराता है, हमें मोटिवेट करता है। इस थ्योरी के मुताबिक जब दिमाग के कुछ हिस्सों में ये डोपामाइन बहुत ज्यादा हो जाता है तो सिजोफ्रेनिया के पॉजिटिव लक्षण जैसे हैलुसिनेशन और डिल्यूजन उभर सकते हैं। और यही कारण है कि ज्यादातर दवाइयां इसी डोपामाइन के लेवल को कंट्रोल करने का काम करती हैं। लेकिन जैसा हमने कहा, सिर्फ बायोलॉजी ही पूरी कहानी नहीं है। हमारा माहौल, हमारी परिस्थितियां भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। जैसे अगर घर का माहौल बहुत तनाव भरा हो, या किसी को गरीबी, भेदभाव का सामना करना पड़े, या फिर बचपन में कोई गहरा सदमा लगा हो, तो ये सारी चीजें मिलकर इस बीमारी के शुरू होने का खतरा बढ़ा सकती हैं। पारिवारिक माहौल की जब बात होती है तो एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट आता है, एक्सप्रेस्ड इमोशन का। इसका मतलब है घर में बातचीत का एक ऐसा तरीका जहां बहुत ज्यादा आलोचना होती हो, ताने दिए जाते हों, या फिर जरूरत से ज्यादा रोक टोक और इमोशनल दखलंदाजी हो। स्टडीज में ये साफ देखा गया है कि ऐसे माहौल में रहने वाले मरीजों में बीमारी के लक्षण बार बार वापस आने यानी रिलैप्स होने का खतरा काफी बढ़ जाता है। तो इतनी सारी चुनौतियों के बाद सवाल ये है कि क्या इसे मैनेज किया जा सकता है? तो जवाब है हाँ,
बिल्कुल। और अच्छी बात यह है कि सही मैनेजमेंट और सपोर्ट के साथ इस बीमारी से जूझ रहे लोग एक अच्छी और प्रोडक्टिव जिंदगी जी सकते हैं। मैनेजमेंट की बात करें तो इसका सबसे पहला और ज़रूरी हिस्सा है दवाइयाँ, जिन्हें एंटीसाइकोटिक्स कहा जाता है। जैसा हमने पहले बात की थी, ये दवाइयाँ मुख्य रूप से दिमाग में बढ़े हुए डोपामीन के लेवल को कंट्रोल करती हैं। इससे हेलुसिनेशन और डिल्यूजन जैसे जो पॉजिटिव लक्षण हैं, उनमें काफ़ी राहत मिलती है। अब इन एंटीसाइकोटिक दवाओं की भी दो मुख्य किस्में हैं। एक हैं पुरानी जनरेशन की दवाइयाँ, जिन्हें टिपिकल कहते हैं। ये पॉजिटिव लक्षणों पर काफ़ी असरदार होती हैं, पर इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि शरीर की मांसपेशियों में अजीब हरकतें होना। दूसरी हैं नई जनरेशन की दवाइयाँ, जिन्हें एटिपिकल कहते हैं। इन्हें आमतौर पर मरीज बेहतर तरीके से बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन इनसे वजन बढ़ने जैसी कुछ दूसरी दिक्कतें हो सकती हैं। पर एक बात साफ समझनी होगी, सिर्फ दवाइयाँ ही काफ़ी नहीं है। दवाइयाँ इस पहेली का बस एक टुकड़ा है। आप इसे एक तिपाई या स्टूल की तरह समझ सकते हैं। मजबूती के लिए 3 पायों की जरूरत होती है। पहला, दवा, दूसरा, थेरेपी और तीसरा, परिवार और समाज का सपोर्ट। इनमें से एक भी पाया कमजोर हो तो बैलेंस बिगड़ जाता है। तो एक कंप्लीट और असरदार मैनेजमेंट प्लान कैसा दिखता है? इसमें सबसे पहले तो है दवाइयों का सही मैनेजमेंट, जिससे लक्षण कंट्रोल में रहें। इसके साथ साथ होती है फैमिली थेरेपी, जो घर के माहौल को बेहतर बनाने और एक्सप्रेस्ड इमोशन को कम करने में मदद करती है। और फिर आती है सोशल स्किल्स ट्रेनिंग। इसमें मरीज को रोजमर्रा की जिंदगी में लोगों से बातचीत करने और आत्मनिर्भर बनने में मदद की जाती है। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या है? आखिर में हम यही कह सकते हैं कि सिजोफ्रेनिया नेचर और नर्चर, यानी हमारी बायोलॉजिकल बनावट और हमारे जीवन के अनुभवों, दोनों की मिलीजुली कहानी है। ये सिर्फ एक दिमागी बीमारी नहीं है, ये एक बायोसाइकोसोशल कंडीशन है। मतलब एक ऐसी जटिल स्थिति जो हमारे जीन्स, हमारे दिमाग की केमिस्ट्री और हमारी जिंदगी के उतार चढ़ाव, इन सब के आपस में टकराने से पैदा होती है। और इसीलिए इस बीमारी के बारे में सही जानकारी रखना इतना ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि जब हम सिजोफ्रेनिया को समझने की कोशिश करते हैं, तो हम सिर्फ एक बीमारी के बारे में नहीं जान रहे होते। हम असल में इंसान होने के बारे में कुछ सीखते हैं। हम सीखते हैं कि कैसे हम उन लोगों के लिए एक ज़्यादा समझदार, ज़्यादा दयालु और ज़्यादा सपोर्टिव समाज बना सकते हैं, जो चुपचाप इस मुश्किल लड़ाई को लड़ रहे हैं।